नहीं था, ऐसा समय गुजरा है कि धरती पर कोई रिलीजन नहीं था, इसका प्रूफ आपने देना है। और मेरे पास इसके नेगेट में प्रूफ है। मैं जो मुझे कहेंगे, मैं आर्कियोलॉजिस्ट का, मैं एक हिस्टोरियन का प्रूफ दे दूंगा कि थाउजेंड ईयर्स अगो भी मोनोथिज्म था। ठीक है, मैं दे दूंगा, मगर आपने पहले क्लेम किया, आप दे दें। सिंपल। मोनोथिज्म मतलब ये कि ट्राइबल सिस्टम में रिलीजन नहीं था, इसका साइंटिफिक प्रूफ। जी सी डिफरेंट ट्राइब्स रहते थे, वो लोग तो क्या होता था, ये बड़ा ट्राइब होता था, वो दूसरा ट्राइब को मार के वो लोग का जो कल्चर है वो सब लोग हाँ, फॉलो करते। ये कहानी मैंने बचपन में पढ़ी थी, मुझे पता है। वो मुझे प्रूफ चाहिए कि रिलीजन नहीं था ना, आदिवासी को रिलीजन नहीं था, ये तो वो लोग तभी उन लोग सीख रहे थे, पत्थर मार के आग पैदा करना, ये सब पत्थर सीख मार रहे के थे। आज भी मैन वर्सेस वाइल्ड की डॉक्यूमेंट्री है, वो आज भी पत्थर मार के आग जलाता है। तो पत्थर मार के आग जलाने से खुदा गायब हो जाता है, रिलीजन गायब हो जाता है? किस तरह की बातें कर रहे हो ह्यूमैनिटी भाई? ये नाम ही रखा है कि पास है भी कुछ। वो लोग तभी सभी सीख रहे थे, तभी वो तो लोग भाई सभी सीखने, अच्छा आज बच्चे बच्चे भी सीखते हैं, सीखने की वजह से रिलीजन गायब होता है, तो आज बच्चे सीखते हैं। अब सेंटिनेल्स आइलैंड्स में जो भी ट्राइब्स है, आप बोल रहे हैं कि उधर रिलीजन है। यार कहानी खत्म हो गई आपकी मेरा भाई। ह्यूमैनिटी भाई बहुत शुक्रिया, मुझे साइंटिफिक एविडेंस चाहिए। आपके पास साइंटिफिक कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो? आपको पता है आप साइंटिफिक डोमेन में है ही नहीं है कि रिलीजन के किसी कॉन्सेप्ट को निगेट करना या उसको ओके, आप एथिस्ट को एक्सेप्ट करना। ठीक काफिर है, मानते हैं, एथिस्ट को काफिर मानते हैं। एथियस्ट को क्या मानते हैं? काफिर। मुझे साइंटिफिक प्रूफ चाहिए एथियस्ट का ना पहले, कि इतने थाउजेंड ईयर्स पहले कोई एथियस्ट था, ठीक है ना, और रिलीजन नहीं था, इसका को प्रूफ दे मैं दें। क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं? तो मैं जो आप पूछ रहा हूँ आप वो नहीं ना बोल एथिस्ट को रहे हैं, तो काफिर जो आप मानते हैं पूछ रहे ना, हैं मैं वो क्यों बोलूं? एथिस्ट को काफिर मानते हैं ना, ये रिटर्न है ना। आप साइंटिफिक एविडेंस दे सकते हैं रिलीजन नहीं था, हैं? ये साइंटिफिक एविडेंस क्या है भाई? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ? आपको पता काफिर, चल रहा है, आपने जो क्लेम किया है उसको प्रूव करें एथिस्ट ना मेरा काफिर है, भाई। क्योंकि है, कोई भी बच्चा भी बोलेगा एथिस्ट काफिर है। ओ भाई, बच्चा बोलेगा, बच्चे से बात कीजिएगा ना, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं तो आपका एविडेंस मांग रहा हूँ जो आपने क्लेम किया है। बच्चे से कीजिएगा फिर। ओके, आपके हिसाब से काफिर नहीं है, काफिर नहीं बहुत है अच्छे। एथिस्ट। ना मैंने इतने हजार साल पहले नहीं रिलीजन के होने का क्लेम कर रहा हूँ, उसका नहीं, अभी यानी उस वक्त तो कोई एथियस्ट नहीं था। छोड़ दे, ना मैं ये अब क्लेम कर बोलिए, रहा हूँ, अब बोलिए ना। यानी इसका मतलब ये है कि जो क्लेम आप प्रूव ना कर सकें उसका एंटी क्लेम या रिवर्स क्लेम मेरी तरफ वैसे ही मंसूब कर दें, जबकि मैंने भी उस पर बात ही ना की हो। अपना ख्याल रखिए ह्यूमैनिटी भाई। ओके हैं? ओके, और एक क्वेश्चन। अच्छा, अब ये मुस्लिम ईरान फाइट, अफगानिस्तान फाइट, तो ये सब के बारे में आपका क्या डिसीजन है, आप क्या बोलते हैं? हाँ, हमारा अंदर का मामला है, बाढ़ में जाएं आप, फैमिली के अंदर ना बोलें। हम मुसलमान हैं, हम जो मर्जी करें। यू हैव नो राइट टू डिस्कस, इट्स अवर फैमिली ओ, मैटर, टेक केयर। चल, यही कहूंगा। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। काम की बात करें जब एविडेंस, ह्यूमैनिटी भाई आपसे बात करके अच्छा लगा। हमारा अंदर का मामला है, इंटरनल इशू है, हम उसको सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है ना? अच्छे से बात हो सकती है ह्यूमैनिटी भाई, मुझे आपसे मजा आना था बात करके, अगर आप साइंटिफिक कुछ ग्राउंड रखते। आप कह रहे हैं जी मैंने सुना, ऐसे किया वैसे किया वैसे किया, तो ऐसे करते रहे, फिर मैं क्या करूं उसका? हम्म, जी। अपना किधर गए हैं? शदाब भाई हैं? हाँ शदाब भाई, यार अपना हमारे अ, सही मुस्लिम भाई का नेट ही काम नहीं कर रहा, क्या करें पर? अच्छा जी, हेलो, शदाब भाई। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ह्यूमैनिटी भाई बुरा नहीं मानना, ठीक है ना? आपके साथ प्यार मोहब्बत से बात हो रही थी, हम बोलते ही ऐसे हैं, आप बुरा मत मानिएगा। नेक्स्ट टाइम साइंटिफिक एविडेंस लेके आइएगा कि थाउजेंड ईयर्स अगो रिलीजन नहीं था, ठीक है ना? इसका एविडेंस चाहिए हमें। जी मेरा भाई। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी मेरा भाई। आमिर भाई, एक अच्छा टॉपिक ये, से निकालने की बात करना जी थी मुझे, जो जी ये जी, मंदे वाला होता था, जो कोर्ट के डिसीजन की बात हो रही थी। तो कोर्ट का डिसीजन जो है ना, उसमें अगर आप देख जो पढ़ेंगे डिसीजन पूरा, आप कहीं मैं आपको पीडीएफ मेल भी कर दूंगा। तो इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। मतलब जितने भी जो लॉ एक्सपर्ट हैं उनका मानना ये है कि कहीं भी जो जज ने ये मेंशन नहीं किया कि जो इनका दावा था हिंदुओं का कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। जबकि कोर्ट ने डिसीजन में ये माना है कि मस्जिद को शहीद किया गया और ये क्रिमिनल ऑफेंस था।
लेकिन उसके बाद लास्ट में जो डिसीजन दिया गया है वो आस्था की बुनियाद पे दिया गया। डिसीजन जो दिया गया है ना वो कानून की बुनियाद पे नहीं दिया गया है। और इसमें एक आपको एक चीज बताऊं तो जो इसमें जज थे, 3 जज की जो बेंच थी, उसमें से एक जज जो थे उनको बाद में राज्यसभा के नॉमिनेट कर दिया गया गवर्नमेंट ने, ठीक है। और जो सेकंड जज जो थे उनको गवर्नर बनाया गया बाद में, रिटायरमेंट के बाद। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तीसरे जज हैं, उनके बारे में कोई सी इन्फॉर्मेशन नहीं कि उन्हें क्या दिया, लेकिन उन्होंने भी बताया यही गया है कि पहले से तय हो चुका था क्या फैसला, जबकि जो हम लोग जब वेट कर रहे थे, जो मतलब वहां से न्यूज आई थी कि अब जज ने अब ये बताया गया, अब ये बताया गया, तो मतलब मुसलमान लगभग मुतमईन थे कि 100% फैसला मुसलमान हक में आना है। कानून के एतबार से देखा जाए तो, आस्था को साइड में कर दें अपन, कानून के एतबार से देखा जाए तो मुसलमानों के हक में फैसला आना था। लेकिन जो इन्होंने यहाँ पर क्या गोलमाल किया है कि लास्ट में जाकर, और पता है एक चीज देखें, जो इंडियन रूल के हिसाब से जब कोर्ट का फैसला आता है तो जज साइन करते हैं कोर्ट में, वो बाकायदा मेंशन किया जाता है कि कौन सा पॉइंट किस जज ने लिखा है, लेकिन कोर्ट के फैसले में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया कौन सा पॉइंट को किस जज ने लिखा है, और कहीं भी जज ने साइन नहीं किए फैसले पे। तो इस पर जो है जो लॉ एक्सपर्ट थे उन्होंने काफी सवाल उठाए थे इसके ऊपर, लेकिन वो ये है कि उसके बाद में एक अपील भी की गई। एक लॉ होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक अपील करते हैं कि आप दोबारा उस पर ना कंसाइडर करें कि आपके फैसले पे, तो जाहिर सी बात है वो तो रिजेक्ट करना ही था उनको, क्योंकि उनका फैसला वो दोबारा चेंज कर नहीं सकते थे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जज को। और ये जो जज थे ना, क्या नाम है इनका, रंजन गोगोई, इनके ऊपर क्या था, फैसला आने से पहले इनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगा था। अच्छा, कोर्ट के ही एक एम्प्लॉय की लेडीज उन्होंने ना लगा था। उसके बाद जो आप मजे की बात ये देखिए, जो फैसला उसके खिलाफ जो अपना केस कोर्ट में गया, उन्हीं की अदालत में कोर्ट में केस गया, मतलब उन्हें अपने ही फैसले को खुद ही सुनना था, खुद ही फैसला देना था। तो उन्होंने खुद को बरी भी कर दिया उसमें। जो पूरे जो मामले हुए ये इससे क्लियर समझ में आता है कि फैसला तो पहले से था क्या होना है, पहले डिसाइडेड हो गया था, आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट हो गई थी, इसका मतलब है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ मैं ये चीज ऐड करना चाहता हूँ कि इतिहास गवाह है, और जो लोग भी तारीख से वाकिफ हैं वो गवाह है कि आज से 15 से 20 साल बाद ये जो सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर, या जो इस वक्त लॉयर्स की पूरा बार बैठा हुआ है, या जो इस केस के पीछे लगे हुए थे, 15 से 20 साल, ये मैं ज्यादा कह रहा हूँ, आजकल चूंकि सोशल मीडिया का टाइम है तो साल 1.5 साल के अंदर भी गेम पड़ जाती है। साल 1.5 साल 5 साल मैक्सिमम 10 साल बाद आपको अंदर की कहानी पता चलेगी कि कौन कौन कहाँ मिला हुआ था और इस फैसले के अंदर कहाँ झोल थे। और क्वाइट पॉसिबल ये कहा जाए कि इंडिया को बड़े दंगे से बचाने के लिए हमने ये फैसला दिया, वरना धमकियां ये मिल रही थी कि अगर ये फैसला हमारे हक में ना आया तो हम किसी भी मस्जिद को सही सलामत रहने नहीं देंगे। क्वाइट पॉसिबल, ये मेरा अनुमान है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। उसकी वजह ये है कि पास्ट में ऐसा देखा गया है कि इस तरह प्रेशर टैक्टिक्स के जरिए या कम्युनल वायलेंस के थ्रेट के जरिए ये आइडिया स्मगल किए जाते हैं, फ्लोट किए जाते हैं, ताकि जजेस या जुडिशरी के ऊपर ये प्रेशर क्रिएट किया जा सके कि आपके फैसले की वजह से कम्युनल वायलेंस हुआ है, सो यू आर टू बी ब्लेम्ड, आप लोगों को ब्लेम किया जाएगा। मुमकिन है, ठीक है ना? बिल्कुल हाँ होगा। अब देखिए आमिर भाई आपने सही कहा है, बिल्कुल ये बात उन्होंने बोला कि अगर फैसला आए, और इससे पहले जब फैसला नहीं आया था तो लोगों के वीडियो में बयान भी आ रहे थे कि अगर जो भी हो फैसला, अगर हमारे हक में नहीं आया तो हम फिर भी वहीं पे ही मंदिर बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा था हम नहीं। और आपको मालूम होगा श्री श्री रविशंकर जो एक हिंदुओं के गुरु हैं, आपको मालूम होगा, उन्होंने तो पहले क्या हुआ था कि ना कमेटी बनाई गई, तो उन्होंने कहा था कि मतलब मुसलमान हिंदू बात करके मसले को हल करें। उस कमेटी में श्री श्री रविशंकर को रखा गया था। ये कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले का मामला है, जब फैसला नहीं आया था। तो रविशंकर जो ना कमेटी में रखा गया, तो उन्होंने साफ कहा था कि फैसला हिंदुओं का हक में नहीं आएगा तो देश में दंगे हो जाएंगे। वही देखें, वही बात होगी। अब मुझे नहीं इस बात का पता था, मैंने अपना अनुमान लगाया कि ये होता है, हिस्ट्री में तो यही होता रहा। और अभी इसको बोला जाता है चूंकि हमारे यहाँ एक टर्म कॉइन की गई थी नजरिया जरूरत की, ठीक है ना, नजरिया जरूरत। अब वो नजरिया जरूरत की जो टर्म, पॉलिटिकल टर्म यूज की गई थी जस्टिस मुनीर की तरफ से, जब मौलवी तमीजुद्दीन साहब ने असेंबलियों को वापस बहाल करने की या तोड़ने की बात चल रही थी, तो उस वक्त वो कह रहे थे कि इनको बहाल होना चाहिए। तो नजरिया जरूरत की खातिर, ठीक है, लॉ ऑफ नेसेसिटी, उसकी खातिर मार्शल लॉ लगा दिया गया था कि चूंकि बड़े पैमाने पर दंगे हो सकते हैं मुल्क पाकिस्तान के अंदर, तो इसलिए मार्शल लॉ लगाना हमारे लिए जरूरी है, असेंबलियां तोड़ दी जाएं। तो याद रखें कि पूरे के पूरे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को रोल बैक कर दिया जाता है इस नजरिया जरूरत की खातिर, और ये चीजें होती रही हैं।
आपके इर्द गिर्द, बिल्कुल। तो कड़वा घूंट पी जाएंगे, जारी बात है। अब देखें, एक जज को ये खबर मिलती है कि यार आपके एक कलम की वजह से लाखों जानें बच सकती हैं, और आपके एक सही फैसले की वजह से जो आप सही करने चाह रहे हो उसमें कई बेगुनाहों का खून होगा, आपको उस सीट पे बैठे हो, आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। अब हिंदू इसको ये समझ रहे हैं कि वो शायद ऑन द डिजर्विंग सिचुएशन में हैं या डिजर्विंग पॉइंट पर खड़े हुए हैं। अब उनको ये देखना चाहिए कि आप लोग अन्याय के साथ यहाँ पर पहुंचे हो, न्याय के साथ नहीं। ये याद रखना, हिस्ट्री लिखी जाएगी। और अगर आप समझते हो ना कि बाबर ने ये किया, औरंगजेब ने ये किया, हिस्ट्री आपको भी मुख्तलिफ नहीं लिखेगी। अगर आप चाहते तो आप फर्क पैदा कर सकते थे और अपनी नस्लों को बता सकते थे कि मुगलों ने, अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मुगलों ने ये किया तो हम उनसे बेहतर थे, ठीक है ना, साबित कर सकते थे। मगर आपने उस मौके को खो दिया। अभी आप देखिए तो ज्ञान भाई मैथ का मसला चल रहा है, आपको मालूम होगा उसके बारे में भी। बाबर का मुद्दा उठाया तो आमिर भाई एक चीज शेयर करना चाहूंगा, बड़ी मजेदार। जी ये देखिए, जी जी जी, कहाँ गया वो, हाँ एक मिनट रुक जाए, बस लेता हूँ भाई सनातनी भाई, लेता हूँ, टेंशन न लें। ह्यूमैनिटी भाई आप स्टेज छोड़ दें प्यारे भाई, यूट्यूब पर चले जाएं, बात हो गई आपसे। जी जी, हाँ जी करें शेयर। ये पढ़िए जनसत्ता का, जी जनसत्ता का पढ़िए। उन्होंने एक आर्टिकल शेयर किया था कि बीजेपी ने, जी ये बहुत ही मजेदार था। हमारे इतिहासकार अशोक कुमार पांडे उन्होंने इस पर लिखा भी था कि बीजेपी ने मतलब बाबर को, तो बहुत मजेदार पुस्तक लिखी, इस पे बहुत ही उन्होंने सटायर किया था। इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि ये क्या कहना चाह रहा हूँ, वीडियो बनाया था उन्होंने इस पे ऊपर। अशोक कुमार पांडे जी, आप इतिहासकार हैं, अच्छे इतिहासकार हैं, अच्छा लिखते हैं, बिल्कुल फैक्ट। उन्होंने सब बहुत अच्छा वीडियो बनाया इस पे। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी। ये जनसत्ता का आर्टिकल है। बीजेपी ने क्लेम किया था कि राम मंदिर, बीजेपी ने बहुत झूठ बोले हैं, ये जो मासूम जो सनातनी है ना उनको बरकराने के लिए। उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने ये दावा कर दिया था कि 1556 के अंदर में बाबर ने मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई थी। वहां के जो इतिहासकार थे हिस्टोरिकल, उन्होंने बताया कि 1530 में तो बाबर मर गया था, फिर मंदिर किसने तोड़ा? तो ये बिल्कुल सही, वही ये मरे हुए बंदों पे आरोप लगा रहे हैं, ऐसा आप लगाओ। ये नहीं बताइए, ये बात है कि यार मरे हुए को भी नहीं छोड़ रहे। उन्होंने यही कहा था कि बाबर की आत्मा ने मस्जिद बनवाई थी वहां पर आकर, ये उन्होंने लिखा था अशोक कुमार पांडे जी ने कि बाबर की आत्मा ने बनवाई थी मस्जिद आकर बाद में। अशोक कुमार पांडे जी की कुछ बहुत बुक्स हैं, वो आप पढ़िए आमिर भाई, बहुत जबरदस्त लिखते हैं। जबरदस्त नहीं ये जबरदस्त है। इसका लिंक मेरे साथ शेयर कीजिएगा, इन आर्टिकल्स का लिंक शेयर कर दीजिएगा। वो पहले वाला भी, सुप्रीम कोर्ट 1991 वाला, जबरदस्त आर्टिकल्स थे, बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है जी। मैं आपको सारे आर्टिकल्स शेयर कर दूंगा। 2010 का भी बर्थडे का मेरे पास में, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा पूरे के पूरे। जबरदस्त। ठीक है शादाब भाई, इजाजत लेंगे आपसे, आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया प्यारे भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा हेल्दी एड ऑन किया उसमें चीजों को। हमारे साथ जनाब एक सनातनी भाई हैं, सही मुस्लिम भाई, आपके नेट को क्या हो गया है जी? लो जी, फिर निकल गए हैं? सही मुस्लिम भाई किधर गए? ओहो, सही मुस्लिम भाई के नेट का मसला चल रहा है। परवीन राज हमारे साथ हैं जी, परवीन राज भाई। अरे तुझे क्या है तकलीफ राम मंदिर में, क्या तकलीफ तुझे? मैंने पंडित लगना है वहां पर, वैकेंसी मिल जाएगी? अरे नहीं, अच्छा नहीं रहता रे दोस्त, बोल रहा हूँ मैं, अच्छा नहीं रहता, पहले क्या बोल अच्छा नहीं रहता? मेरा पहले से खतना हो गया, और क्या काटेगा? खतना मेरा पहले से हुआ गर्दना उड़ जाती, गर्दना उड़ जाती, माँ की चोट, गर्दना उड़ना, मुसलमाना की माँ की चोट, मुसलमाना की जैसे गणेश की उड़ाई थी, बता तो सही ना, उड़ाएगी कैसे? देख खतना मेरा पहले हुआ है, और क्या काटना है? ठीक है, उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा गर्दन काट सकते हो। वो गणेश की कटी थी, मैं भी हाथी की लगवा लूंगा। मैं हाथी की लगवा लूंगा, हाँ बिल्कुल, मुझे क्या दिक्कत है? वाह, मैं हाथी की लगवा लूंगा। या तो बोल नहीं लग सकती हाथी की, तो फिर गणेश की कैसे लग गई? या बोल लग जाएगी। पुरानी परंपरा रही है ये सरतन से जुदा की इनकी। परशुराम ने अपनी माँ की का सरतन से जुदा कर दिया, तो भाई वही सीख रहे हैं सनातन धर्म। राम राज्य सर, राम राज्य है। शंभू का की गर्दन उड़ गई थी, ये हमारी भी उड़ा देंगे यार, वो डर लगता है, बस यकीन करें। आतंकवादी हैं ये, आतंकवादी, आतंकी।
शंभू का जोड़ के आपने एकदम से हीरा जड़ दिया इसमें जेवर में क्योंकि वो राम से ही रिलेटेड है। यार मुझे बुरा भला बोलना है, मुझे बुरा भला बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, तसल्ली से बैठ के गालियां निकालो यार, कोई बात नहीं है। उससे मुझे तसल्ली ये होती है कि मैं जिस मोरी के अंदर तीर ठोका था वो तेरी थी, ये तसल्ली हो जाती। कलयुग के अंदर पता नहीं ना चलता, इतनी तुम लोगों की मोरियां ऊपर हुई हुई हैं, कभी किसी में जाके ठुकता, कभी किसी में, किसी की चीख आती है, किसी की नहीं आती। मुझे पता तो चले कि जिसकी ठुका है उसकी चीख आ भी रही है कि नहीं आ रही। अन्याय न कीजिए कृपा, अन्याय न कीजिए। लब्बैक भाई साथ है हमारे, लब्बैक भाई वेलकम। हाँ लब्बैक भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। जी भाई क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह आमिर भाई, जबरदस्त काम हुआ है। जी जी, मैंने तो बड़ा एंजॉय किया जी स्ट्रीम का। जिन लोगों ने स्टार्ट वाला 3 घंटे नहीं देखे, ओए होए यार क्या मजा आया, यकीन करें। उफ, यकीन करें, इतना मजा मुझे दो ही जगह पर आया था। एक पिछले जन्म में, एक इस जन्म में। पिछले जन्म में मुझे मथुरा एंट्री के करीब कुब्जा के साथ आया था, और दूसरा मजा मुझे इस जन्म के अंदर बड़ी ईद पे इस तरह का आया था जब मैंने कबाब खाए थे। माशाल्लाह। लेकिन आपने पूंछ पे हाथ रख दिया आमिर भाई, डायरेक्ट पूंछ पे। आमिर भाई जी, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, बहुत देर से जगा हूँ। आमिर भाई इत्तेफाक देखिए कि जिस वक्त वो एक बंदा आया था ना आपको और चैलेंज कर रहा था कि हीटेड पिछवाड़ा से क्यों ब्लॉक कर रखा, ये कर रखा, वो रखा, अल्लाह की क्या मसलिहत देखिए कि उस वक्त ही किसी बंदे ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि सैम स्टूडेंट भाई जो है उस दावा चैनल पे है, और जैसे ही उधर देखा तो वहां पे उधर उस पिलाई स्टार्ट हो चुकी थी। ये बंदा वो बंदा आपको बोल रहा था, आपको याद है ना कि उस वक्त वो बोल रहा था कि क्यों ब्लॉक कर रहा है वो, ये क्या बात। अल्लाह की मसलिहत देखिए कि वो उस बंदे की पिलाई उस टाइम वहां चल रही थी। जो मजा आ रहा था ना आमिर भाई, डाकिया इधर पोस्ट लिखा है और उसका जो शिकार वहां खुद शिकार हो रहा है। जबरदस्त जी। और ये कल्प्रिट जो है ना, इसके पहले एक बार और किया, वहाँ अली ब्रदर्स का जो चैनल है वहां पे भी जो है उसका भी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रखा है। वहां पे भी जो है ये यही कर रहा था कि ये अपने बंदों को ना स्ट्रीम जो है कास्ट कर रहा था इधर से, और अपने बंदों को जो है ना हदीस नंबर दे के भेज रहा था कि जाके ये पूछो तेरी इंग्लिश कैसी है, तेरी इंग्लिश ठीक है, तेरी इंग्लिश ठीक है तो तू जा, नहीं तो यहाँ, और ये यहाँ पे गंदी गंदी गालियां निकाल रहा था। तो मैं अली दावा में गया और वहां पे बताया कि जी ये काफिर है और ये इस तरह से आपके स्क्रीन कास्ट करके इधर चला रहे, तो उन्होंने बोला कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये हो गया। तो फिर उसके बाद ये फिर वापस से यही काम कर रहा था, तो मैंने देखा कि पक्का ये स्ट्रीम चलाता होगा। मैं फटाक से ज्वाइन हुआ क्योंकि वहां पे सिर्फ हिंदू के लिए था। ज्वाइन हुआ और उसके बाद जो है मैंने लिखा सैम भाई को कि सैम भाई ये पैरलर जो है अपनी स्ट्रीम पे स्ट्रीम चला रहा है, इसको पकड़िए। और अल्लाह का क्या करना, देखिए स्वाति सिस्टर भी आ गई। जबरदस्त हुआ। अब ये मालूम है अली आमिर भाई, ये कैसा है, जो सर्दी के दिनों में वो खुजली वाले कुत्ते नहीं होते हैं, रोंगटा जिसका खड़ा होता है, ये वैसा ही खुजली का कुत्ता है बिल्कुल। इसको कुछ नहीं आता, एक नंबर का, ये वो वाला कुत्ता है। हाँ, ये वो वाला कुत्ता है जो नींद में अपनी दुम्मी काट लेता है और उठ के फिर अपने से लड़ता है। ठीक है, इसने बेसिकली कल की स्ट्रीम में यही हमने 3 घंटे शुरू में दिखाया कि बेसिकली ये अपनी दुम्मी काटता रहा है 3 घंटे, अपना 1 घंटा जो वहां पर अपनी दुम्मी काटता रहा है। लेकिन हासिम भाई का मानना पड़ गया ना आमिर भाई कि उन्होंने सिर्फ कर्म और धर्म पे ही बात करी। ओए बड़ी प्यारी गुफ्तगू की है यार हाशिम भाई ने, मार्वलस। और सैम भाई ने तो जो है ना फटा उखाड़ के रख दी है, इसमें कोई शक नहीं। बड़ी प्यारी गुफ्तगू है। मैं समझता हूँ कि ये गुफ्तगू देखें अगर इस्लाम के बारे में होती ना, तो उसमें अगर इसके पास जानकारी ना होती, ये इतनी स्ट्रॉन्ग वीडियो नहीं बननी थी। मैं आपको सही बताऊं, सनातन धर्म पर, राम के इशू पर, स्ट्रीम का इशू करंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, हॉट टॉपिक है, टॉक ऑफ द टाउन जिसे कहते हैं, टॉक ऑफ द टाउन वो टॉपिक है। उस टॉपिक के ऊपर एक हिंदू सनातनी धर्म रक्षक को आ ही कुछ नहीं रहा। ये है इसका गोल्डन, ये समझ लो आप, एक रीजन जो इसके साथ हुआ है। देखो इस्लाम के ऊपर बात हो रही होती ना, तो जैसे उस दिन इसका वो छोटा पिल्ला है, वो सुस्त अम्मी का शरारती बच्चा, ठीक है, हाँ सुस्त,
सुस्त अम्मी का शरारती बच्चा जो है वो आया, उसने इस्लाम के ऊपर बात की, तो समझ आता है कि उसको बेचारे को ना हिंदी आती है, ना संस्कृत आती है, ना अरबी आती है। तो वो उसकी जो दुर्गत वहां पर बनी थी वो अलग थी एक, क्योंकि इस्लाम के टॉपिक पर था मौजू। तो इस्लाम के बारे में तो जानकारी ये कह सकते हैं, हमें नहीं पता। मिसाल के तौर पर मेरी संस्कृत के अंदर या हिंदी के अंदर कोई गलती निकालना चाहे तो वो निकाल सकता है, क्यों भला? क्योंकि मेरी मदर टंग नहीं है, ना मैंने कभी स्कूल में पढ़ी है। मैंने तो हिंदी या संस्कृत जो है, जो भी पढ़ रहा हूँ बाद में पढ़ रहा हूँ, अभी सीखी है ये चंद महीने पहले, तब मेरी गलती निकल सकती है। ऐसे ही इस्लाम के ऊपर इनकी गलतियां निकल सकती हैं। हाँ, अलबत्ता एक्स मुस्लिम्स का केस टोटली डिफरेंट है। एक्स मुस्लिम्स अगर अरबी में ये कुरान या हदीस के बारे में गलती करेंगे ना, हम उनको छिल के रख देंगे, उनका ब्लंडर वही है, क्योंकि ये इसी के नाम का खाते हैं, इस्लाम के खिलाफ, ठीक है। वेयर एज सनातनी जो हैं, इनका स्टांस या इनका स्टेटस टोटली डिफरेंट है। जब ये सनातन धर्म के ऊपर जलील और रुस्वा हो जाए ना, तो समझो इनकी मंदिर की घंटी बज चुकी हुई है, इनकी कहानी खत्म हो गई है, इनकी स्टोरी दी एंड हो चुकी है। तो ये जो आज हमने क्लिप चलाया ना हीटेड पिछवाड़े का, ये बेसिकली सही मानों के अंदर इस पहले मैंने अंतिम सर्जरी की थी, ये इसका अंतिम संस्कार से आगे अस्थियां जो है ना, मैंने इनके घर के पास वाले उस गटर में बहाई हैं जो 1 महीने से बंद पड़ा हुआ था, ठीक है ना। उस गटर के अंदर मैंने इसकी अस्थियां आज इस वीडियो के अंदर बहा दी, जो कि कल माशाल्लाह ब्रदर हाशिम और ब्रदर सैम स्टालोन के थ्रू बहाई गई हैं, ठीक है ना। ये है चक्कर। चलें जी, लब्बैक भाई कोई और बात करना चाहते हैं कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी आमिर भाई, जहाँ तक तो वो कोर्ट का आदेश और उस पे है, वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो हुआ है, तो आमिर भाई क्या हुआ ना, जब 90s के टाइम में जब फसाद हुआ था, तो वहाँ से बहुत सारे मुसलमान हिजरत कर गए थे और वो जगह बिल्कुल सुनसान और वीरान हो गया था। तो जब ये सर्वे चला ना, तो जो अरवर भाई ने दिखाया वहाँ पे, पहले कोर्ट ने दिखाया कि यहाँ पे कोई भी एविडेंस नहीं पाया जाता है। फिर बाद में वहाँ पूरा गोलमाल हुआ आमिर भाई, पूरे का पूरा गोलमाल हुआ, और वो गोलमाल हुआ वहाँ पे, सारी चीजें प्लांट की गई, वहां से कुछ निकला नहीं है, सारी चीजें प्लांट की गई। और अब भी उसके बाद जो है ना, ये पूरा एक सीन बनाया गया, क्योंकि वहां पे हमारी आबादी थी नहीं, लोग वहां जा नहीं रहे थे, तो इनके कैप्चर कर लिया पहले उसका, सॉरी मैं टोक रहा हूँ, उसका तरीकाकार ये होता है, पहले आप किसी साइट को कंट्रोवर्शियल करते हो, डिस्प्यूटेड एरिया, उस पर स्टे आ जाता है, वहां नॉर्मल बंदे की अप्रोच नहीं होती, गवर्नमेंट के अंडर वो प्लेस आ जाती है, गवर्नमेंट उस पर अपना रोक लगा लेती है। फिर उसके बाद ये होता है कि जो आपका प्लान है इदारों के अंदर, वो आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको प्लान करते हैं, पूरा स्टेज स्टूडियो सेट करते हैं। यही हुआ, ठीक है। क्योंकि अगर ये चीज ना होती तो 1991 और जो आगे की आप खबरें बता रहे हैं, वहां पर आपको ये चीज ना सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट मिलती। तो अब बेसिकली ये इतना प्रेशर टैक्टिक करने में कामयाब हो चुके थे, पॉलिटिकल और गवर्नमेंट मशीनरी इतनी हैवी इस्तेमाल हो चुकी थी, मीडिया कंप्लीटली इनके कंट्रोल में। याद रखें, मैंने एक जो वीडियो थी वो अलग लगी हुई है आवाज़ हक ऑफिशियल पर, मोदी अ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की, कसाब ऑफ गुजरात, उसमें मैंने एक छोटा सा क्लिप चलाया था चंद सेकंड का। बीबीसी की रिपोर्टर मोदी से पूछती है कि 2002 में आपको क्या लगता है, रिग्रेट फील करते हैं कि आप अगर पीछे जा सकें तो वो नहीं करेंगे, या आपने सही से नहीं कर पाए? तो मोदी आंखों में आंखें डाल के विदाउट एनी पॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता है, मीडिया को कंट्रोल करना, मैं मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सका। तो वो कहता है कि मेरे से एक गलती हुई है, बस मीडिया को नहीं कंट्रोल कर सका। उसका मतलब ये है कि जो गलती 2002 के अंदर इन्होंने की थी कि मीडिया से बात निकल गई और गुजरात का इशू पूरी दुनिया में हाईलाइट हुआ, इस बार आप देखें इस इशू को बड़ी खामोशी के साथ देकर चले हैं। इंटरनेशनल मीडिया में कानो कान खबर नहीं हुई, बल्कि आपका मेन स्ट्रीम मीडिया सारे का सारा सन्नाटे में और तरीके से चल रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ आवाजें, कुछ सवालात आपको दिखाई देते हैं, मगर वो इतने प्रोमिनेंट या इतने लाउड नहीं है, या इतने लोग उनकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे हैं। मगर जो सच को मानने वाले हैं उनको पता चल गया है कि ये क्या प्लान हुआ है एक लंबे अरसे में, और यही पिछले 10 सालों के अंदर हुआ है, कंप्लीट 10 सालों के अंदर, कि पूरा एक स्टूडियो तैयार करके, पूरी चीजों को फैब्रिकेट करके पूरा एक माहौल तैयार किया गया। तो वो अब उनके पास दो चीजें थी, गवर्नमेंट की मशीनरी है और मीडिया अपने हाथ में है। इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जो है ना वो क्रैकडाउन चल रहा है, बीबीसी के दफ्तरों पर छापे मारे गए। बीबीसी एक ट्वीट करता था ना, एक ट्वीट किसी किस्म का, उसके दफ्तर पर छापा मार के ब्लॉक कर देते, सील कर देते थे दफ्तर को। वो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री केरला में, दिल्ली में किसी जगह पर उन्होंने ट्रैक्टर के ऊपर, एक कंटेनर के ऊपर प्रोजेक्टर लगाकर स्टूडेंट्स को दिखाने की कोशिश की। आते थे धड़ाधड़ डंडे मारकर गाड़ियों में डालकर स्टूडेंट्स को सारी सारी रात जेल में डालते थे थाने के अंदर। बिल्कुल ये चीजें की हुई हैं।
अवेयरनेस को रोकने के लिए। तो मोदी को पता था जी, हाँ, मोदी को पता था कि मीडिया जी जी मैंने इसकी मिसाल दी थी, एक जुमला बोल रहा हूँ मैं, इसकी मिसाल दी थी, मैं एक जुमला बोल लूँ फिर आप सॉरी बोलिएगा। मैंने एक मिसाल दी थी, आपने किसी घर में चोरी करनी होती है ना, या किसी बैंक को लूटना होता है, तो आप सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड को टारगेट करते हो। और आज के दौर के अंदर सीसीटीवी कैमरा, जो सेफ्टी रूम है ना आपका, सिक्योरिटी रूम है, उसको आप टारगेट करते हो। आपके हाथ में वो आ जाए, आप पूरे बैंक को कंट्रोल में ले सकते हो। तो मोदी ने बेसिकली सबसे पहले जो विसल ब्लोअर थे, मीडिया हाउसेस, इन सबको अपनी पॉकेट में किया, क्योंकि यही दिखा सकते थे कि कहां कहां अन्याय और अत्याचार हो रहा है, ठीक है ना, अपराध हो रहा है। वो जब इनकी पॉकेट में चले गए, आवाजें दब गई, बात करने वाला ही कोई नहीं। तो अब जुर्म वालों, क्राइम करने वालों के लिए मूवमेंट करना आसान हो गया। ये हुआ है। बहुत शुक्रिया जी बिल्कुल। जी आमिर भाई, अभी क्या है ना कि अभी रोहर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक स्ट्रीम करें। आमिर भाई क्या किया ना इन लोगों ने कि अभी जिस दिन उसका इनॉग्रेशन है उस दिन के लिए उस एरिया से जितना भी ट्रेन जा रहा है ना, वो सबको फ्री कर दिया है। कोई टिकट की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। दूसरा चीज क्या है कि इनका एक प्लान है कि किसी तरीके से प्रोवोक करे। जैसे हमारे एक भाई आए थे ना, जो ऑफिस प्लेस में, उनके वर्किंग प्लेस में बोलते हैं भाई जा रहे हो कि नहीं जा रहे, इनॉग्रेशन में आ रहे हो। तो वो ये चीज किया जा रहा है। तो इसमें मुसलमान ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे कि उस टाइम और उस रूट में ट्रेवल ना करें, क्योंकि इसके नेक्स्ट बात जो है इलेक्शन है, तो इसको इनको फायदा चाहिए। क्योंकि इनके खुद 4 बड़े शंकराचार्य बोल चुके हैं कि जो भी इनका रूल्स होता है, जिसको एक बार आपने दिखाया भी था कि मंदिर किस तरह से बनेगी, क्या लोकेशन होगा, तो मंदिर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ नहीं। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, इस कारण से वो जो कार्यक्रम है प्राण प्रतिष्ठा करने वाला, वो लीगल नहीं है वेद के हिसाब से। तो उन लोगों ने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया है। तो इस कॉन्ट्रडिक्ट को जो अच्छे ठीक ठाक यूट्यूबर हैं वो दिखा रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही है। इस बात को दबा के रखिए। और इन लोगों ने एक और साजिश चलाया है कि पूरे ट्रेन को फ्री कर दो, कहीं ना कहीं विवाद मिलेगा, कोई नमाज पढ़ता हुआ मिलेगा, या तो बुरके वाली औरत मिलेगी, छेड़छाड़ होगा, प्रोवोक करेंगे और फसाद होगा, जिससे इनको आने वाले इलेक्शन में जो है फायदा हो जाएगा। जी वो तो होगा। इसके अलावा बात काट रहा हूँ, उसके अलावा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। मेरा अनुमान ये कहता है कि ये पावर शो करना चाह रहे हैं। मैं जिक्र भी कर रहा था ऑफ द रिकॉर्ड एक अपने भाई के साथ भी, तो मैं उनको यही चीज कह रहा था कि इंडिया के अंदर जो है ना, 22 जनवरी को बहुत बड़ा पावर शो करना इनकी मजबूरी है। तो यानी आप ये समझें कि जब आपने स्कैटर्ड कौम को इकट्ठा करना है, तो आपको एक ऐसा गॉड या ऐसा सेंट्रल पॉइंट चाहिए जो सबको जोड़ के रख सके। तो श्री राम की एंट्री वहां से होती है। अब श्री राम को किसी भी सबूत के जरिए वो सिद्ध तो कर नहीं पा रहे हैं, तो मंदिर खड़ा किया, एक इशू लेके आए। तो मंदिर बिकम्स बिगर देन श्री राम। श्री राम की वैल्यू कम हो गई। आप देखो ना, मैं जब से किसी से पूछता हूँ राम का अस्तित्व या राम का जन्म भूमि सिद्ध करो, आपने किसी के मुंह से सुना है? वो आकर ये बोलते हैं हमें मंदिर है बस। तो आप समझ रहे हैं क्या हुआ है? बेसिकली राम का करेक्टर मंदिर से छोटा हो गया, मंदिर बड़ा इशू बन गया, राम का कद काट छोटा हो गया। अब उस मंदिर के ऊपर बैठकर ये हिंदुओं को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा पावर प्ले का प्लान है, पावर शो का प्लान है, जिस वजह से ये बताना चाहते हैं कि 22 को शायद पूरा हिंदुस्तान का जो हिंदू है ना, वो उमड़ आएगा। पूरी दुनिया से हिंदू आएंगे, लाखों का मजमा, लाखों का मजमा, ताकि ये सिद्ध किया जा सके कि जनाब देखो हिंदू जो है ना जनाब यूनाइट हो गया और इकट्ठा हो चुका हुआ है। तो मगर मैं आपको एक चीज बता दूं, इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन से या इस तरह के एक्सप्रेशन से इन अ लॉन्ग रन इनको फायदा कोई नहीं होने वाला, ठीक है ना, क्योंकि बेस कमजोर है। जिस धर्म की बेस कमजोर हो ना, उसको खोखला मंदिर कभी भी मजबूत नहीं कर सकता, ठीक है। अगर ये मंदिर इनको मजबूत रखते होते, कभी भी महाभारत ना होती, बेशक, ठीक है ना। महाभारत एक मुंह बोलता सबूत है, अगर वो कभी हुई है, कि आप लोगों के मंदिर कभी भी नहीं आपको बचा पाए। आप लोगों की आइडियोलॉजी में झोल है। आपने कुत्तों, बिल्लों, घोड़ों, खच्चरों, सुअरों, सांपों, न्योलों सबको एक जगह पर इकट्ठा करके कह दिया है इस सब का नाम है सनातन धर्म। बताओ ये आइडियोलॉजी कैसे चलेगी? बताओ ना, कैसे खड़ी होगी? एक किताब कहती है उत्तरी दिशा में निकल जाओ, दूसरी कहती है पश्चिमी में निकल जाओ, दूसरी और आती है वो कहीं और निकल जाती है। खोता कोड़ा बराबर कर दोगे तो कितनी देर चल पाओगे? गाड़ी भी वो चलती है जिसके पहिए बराबर हों, जिसके पहिए ऊंचे नीचे हों, ज्यादा देर नहीं चलती। तो कर लो, मौज मना लो, शौक पूरे कर लो जी।
मैं आपको इनकी एक बिगेस्ट बम्पर चीज दिखाने जा रहा हूँ। और आपने सर सत्यपाल जी का वो 41 मिनट का बयान सुना है आपने?